हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका नाम है EBITDA, EBITDA। प्रीवियस वीडियोस में हमने ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, उसके डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट्स के बारे में चर्चा की। उसमें हमने डिटेल में भी डिस्कस किया कि ये डिफरेंट प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स क्या होते हैं, इनकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करेंगे। या तो अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रखे हैं तो आपको अभी तक काफ़ी डिटेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ओके, और इसी के बेसिस पे हम आज आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इबिटा के बारे में। इबिटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट टर्म है जिसका यूज़ काफ़ी केसेस में होता है, मर्जर एंड एक्विजिशन, बिजनेस वैल्यूएशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हम देखने की कोशिश करते हैं इबिटा होता है क्या है। इबिटा होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। तो अगर आपको अभी तक ये P&L का फॉर्मेट याद है और डिफरेंट एलिमेंट्स, कौन सा कैलकुलेशन होती है, किसके बाद क्या कैलकुलेट होता है, अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर है तो आप इबिटा का फॉर्मूला भी इजीली आप समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं इबिटा का फॉर्मूला क्या होता है। इबिटा का फॉर्मूला, अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, इबिटा क्या बोलता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन। क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है क्या? यस। इंटरेस्ट तो बाद में डिडक्ट होता है, राइट। इंटरेस्ट यहाँ डिडक्ट हो रहा है, टैक्स यहाँ डिडक्ट हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली ये बिफोर इंटरेस्ट है, बिफोर टैक्स है। तो बिफोर इंटरेस्ट हुआ, बिफोर टैक्स हुआ। हाउ अबाउट डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो इट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि आफ्टर डेप्रिसिएशन और हमें बिफोर डेप्रिसिएशन करना है तो जस्ट हमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ये ऐड कर देंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ओके, नाउ कई टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला इस तरह से दिया हुआ रहता है, ईबिट, ईबिट प्लस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, राइट। ये भी एक करेक्ट फॉर्मूला है। देखो, ईबिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये जो टर्म है काफी इंटरचेंजेबली यूज में आते हैं, राइट। और काफी केसेस में ईबिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट सेम ही होता है जैसे, बट उससे पहले समझो, ईबिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के केस में बस एक थोड़ा सा फर्क होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस का। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंस नहीं है तो उस केस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ईबिट सेम ही रहेगा। ओके, बट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस रहता है तो वो दोनों सेम नहीं रहते हैं। ओके, तो उस केस में हमें क्या लेना है, हमें ईबिट लेना है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है? तो जनरली जब भी आप एबिटा की कैलकुलेशन करते हैं तो एबिटा की कैलकुलेशन होती है फ्यूचर कैश फ्लो कि कितना फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट होगा उसके प्रोजेक्शन के लिए, फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी के प्रोजेक्शन के लिए, राइट, कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए। इन सब चीज़ों के लिए एबिटा का कैलकुलेशन होता है। तो इस कैलकुलेशन में जनरली फोकस जो रहता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे रहता है। ओके, क्योंकि जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस होते हैं जनरली वो नॉन रिकरिंग होते हैं, इस साल होंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं होंगे, इस तरह से वन टाइम काइंड ऑफ लॉसेस या वन टाइम काइंड ऑफ इनकम रहती है। अब क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं, इसलिए उसके बेसिस आप फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। ओके, और वन ऑफ द पर्पस ऑफ एबिटा इज टू एनालाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। तो इसलिए हमारा जो फोकस रहता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे ही रहता है। तो अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस नहीं है तो ऑब्वियसली आप ईबिट भी कंसिडर कर सकते हो, बट अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस है तो उसमें जनरली रहता है कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी देखो। तो ये एक फॉर्मूला रहता है। दूसरा फॉर्मूला रहता है कि अगर आप पैट से स्टार्ट कर रहे हो तो पैट क्या है, आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एवरीथिंग। तो उसमें आप टैक्स ऐड करोगे टू मेक इट बिफोर टैक्स, फिर आप उसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे
टू मेक इट बिफोर इंटरेस्ट, फिर आप उसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड करोगे टू मेक इट EBITDA। तो ये आपकी बेसिकली अर्निंग हो गई, उसमें आपको बिफोर टैक्स, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर डेप्रिसिएशन, इस तरह से। अगेन इस केस में भी अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस आते हैं तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो उसको माइनस कर दो, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो उसको प्लस कर दो, ताकि आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगी फॉर EBITDA, राइट। तो उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस का भी एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये फॉर्मूला रहता है। तो इससे आपकी EBITDA, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट होता है। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे प्रॉफिटेबिलिटी मेजरमेंट है तो इस एक्स्ट्रा मेजरमेंट की जरूरत क्या पड़ी। तो इस EBITDA को यूज या इन्वेंट किया था एक यूएस के इन्वेस्टर है जॉन मेलोनी ने। ओके, अराउंड 1970s के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको इन्वेंट किया था या इसका यूज किया था। अब क्वेश्चन आता है क्यों। ओके, अब वो समझने की कोशिश करते हैं। तो उस टाइम लाइक 1970s के अराउंड जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस होती थी या जब कंपैरिजन होता था, वो जो कंपैरिजन होता था मेनली पैट या EPS इसके अकॉर्डिंग होता था। ओके, बट उनका मानना ये था कि ये जो पैट या EPS है वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेरेबल नहीं बनाता। इसको देख के हम दो कंपनीज के कंपैरिजन नहीं कर सकते। ओके, तो क्लियर दो कंपनी का क्लियर कंपैरिजन करने के लिए हमें दूसरी टर्म को यूज करना पड़ेगा और इसके लिए उन्होंने EBITDA का यूज किया। अब समझते हैं क्यों और कैसे। तो अब उन्होंने क्या किया कि पैट में हम क्या करते हैं, टैक्स ऐड करते हैं। अब क्यों ऐड करते हैं वो समझते हैं। जैसे लेट्स एग्जांपल, एक कंपनी है A, एक कंपनी है B। ओके, दोनों का अर्निंग बिफोर टैक्स EBT है 100, इसका भी 100, बट टैक्स A कंपनी का लग रहा है 15, B का लग रहा है 30, इसका हुआ 85, इसका हुआ 70। ये हो गया हमारा पैट। तो अगर आप इसके बेसिस पे कंपेयर करोगे, इसके बेसिस पे आप दो कंपनियों को कंपेयर करना चाहोगे, तो दैट मे नॉट बी द राइट वे। क्योंकि टैक्स जो होता है, टैक्स डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। लेट्स से ये US में है और ये इंडिया में है। ओके, US में इंडिया में, तो दोनों का अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर अलग रहता है, टैक्स रेट अलग अलग रहती है। तो इसलिए ये जो एलिमेंट है ये वेरी करेगा कंट्री टू कंट्री। तो ऐसे में इस एलिमेंट को हमें कंसिडर नहीं करना चाहिए व्हाइल डूइंग द कंपैरिजन। ओके, इसलिए ये वापस ऐड करने को बोलते हैं कि टैक्स ऐड किया जाए। क्योंकि पहली बात तो ये मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसको देख के आप मैनेजमेंट की एफिशिएंसी नहीं बता सकते, और दूसरी चीज वो कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा, इसलिए टैक्स ऐड किया जाता है। दूसरा एलिमेंट आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इंटरेस्ट कब आता है, जब कंपनी ने कोई लोन ले रखा होता है, कोई डिबेंचर इश्यू कर रखे हैं, कोई डेट ले रखा होता है, और उस डेट पे उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है, राइट। तो वो लोन कंपनी क्यों लेती है, लोन या डेट? फंडिंग के लिए। ये किस लिए लिया जाता है? फंडिंग के लिए। अगर एक कंपनी है जिसने लोन ले रखा है और दूसरी कंपनी है जिसने लोन नहीं रखा है, तो सारी फाइनेंसिंग उसने इक्विटी शेयर से कर रखी है, राइट। ये जो होता है, मतलब वो फंडिंग कैसे लेते हैं और कितना रेशियो इक्विटी का रहता है, कितना डेट का रहता है, वो कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो अगेन ये जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है ये कंपनी अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है। कभी अगर डेट से फाइनेंस कराती है वो डेट रीपे करके इक्विटी ले सकती है, या इक्विटी है उसको इक्विटी बायबैक करके या शेयर बायबैक करके वो डेट इश्यू कर सकती है। ओके, तो ये कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ओके, इसमें कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कहीं भी दिखती नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ मेजरमेंट ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ओके, तो इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए उन्होंने बोला कि ये जो है इट इज मोर अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ऑफ कंपनी, है ना, कि एक कंपनी इक्विटी है, दूसरी कंपनी डेट है, ये सिर्फ उससे रिलेटेड है। इसलिए ये एलिमेंट भी हमें एलिमिनेट करना चाहिए, ये एलिमेंट भी हमें रिमूव करना चाहिए। तो इसलिए इंटरेस्ट भी उसमें एड बैक कर दिया जाता है, ताकि कंपनीज एक सेम लेवल पे आ जाए कि डजेंट मैटर कि इसने इक्विटी से फाइनेंस ले रखा है या इसने डेट से फाइनेंस ले रखा है, कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट एफिशिएंसी या प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वो हमें फोकस करना है, इसलिए ये ऐड किया जाता है। तीसरी चीज है डेप्रिसिएशन।
ओके, डेप्रिसिएशन के लिए दो चीज़ें हैं। पहला तो ये है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर वैसे देखा जाए तो डेप्रिसिएशन में कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? जब आप असेट यूटिलाइज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आती जाती है, तो उसको अकाउंट करने के लिए, उसको कंसिडर करने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट। बट उसमें कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है, तो इसलिए नॉन कैश एक्सपेंस है। दूसरा है, अब डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा, कितना परसेंटेज लगेगा, लाइफ ऑफ असेट क्या है, कौन सा मेथड हमें डेप्रिसिएशन का यूज करना है, ये भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ओके, तो ये अकाउंटिंग पॉलिसीज पे, कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस उस पर डिपेंड करता है ना। एक कंपनी लगा रही है स्ट्रेट लाइन मेथड से, दूसरी कंपनी लगा रही है WDV मेथड से, तो उसके कारण उनके प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट। डिफरेंट अलग अलग डेप्रिसिएशन लगेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी चेंज हो जाएगी, तो उस केस में वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे। उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आप कंपेयर करना चाह रहे हो, वो नहीं हो पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने डिफरेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो की है। ऐसा नहीं कि कंपनी की ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी खराब हो गई उससे, कंपनी का बिजनेस खराब नहीं हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी खराब नहीं हो रही है, बस उन्होंने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट प्रैक्टिसेस उन्होंने सेलेक्ट कर ली, लाइक डेप्रिसिएशन लगाने की, उस कारण से डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसलिए, क्योंकि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्लस प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है, इसलिए उसे भी हमें एलिमिनेट करना है, ताकि दो कंपनी सेम लेवल पे आ जाए कि irrespective of their capital structure, irrespective of the countries they are operating in, irrespective of the accounting practices वो फॉलो कर रहे हैं, वो एक सेम लेवल पे आ जाए ताकि हम उनका कंपैरिजन अच्छे से कर सकें। ओके, ये लॉजिक या ये रैशनल था पैट से एबिटा कैलकुलेट करने का, या उनका था कि भाई हम एक ऐसा प्रॉफिटेबिलिटी फिगर लाएं जिससे हम दो कंपनी को कंपेयर कर सकें, चाहे उनका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी टाइप की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो, या चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, उनका टैक्स स्ट्रक्चर कुछ भी हो, उसके उन सबको हटा के, उन सबको इग्नोर करके हम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी फिगर लाएं ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें और एनालाइज कर सकें। तो इस लॉजिक के हिसाब से या इस रैशनल के हिसाब से ये बिटा कैलकुलेट होता है। ओके, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर होगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी तो हमने समझ लिया कि इससे हमें एक तो कंपेरेबल लेवल पे मिल रहा है, और सेकंड चीज ये है कि इसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन विच इज अ नॉन कैश आइटम। तो बेसिकली जब हम नॉन कैश आइटम ऐड कर रहे हैं इसमें से, जो मेजर हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, तो एक तरह से आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो का भी एक हिंट देता है कि कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो जनरेट हुआ होगा। नॉट 100% बट सम आपको हिंट मिल जाता है, कुछ हिंट मिल जाता है कि कंपनी से ऑपरेशन से कितना कैश फ्लो जनरेट होगा, क्योंकि हम नॉन कैश एलिमेंट को हटा रहे हैं, डेप्रिसिएशन को हटा रहे हैं। ओके, तो ये है ये बेटा इसकी कैलकुलेशन रैशनल। ओके, अब इसकी क्रिटिसिज्म, एक्चुअली इसकी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, और वो जनरली जो रिनाउंड इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, उन्होंने इसकी काफ़ी क्रिटिसिज्म की है, और उनका कुछ पॉइंट्स क्या उन्होंने बोले कि पहला तो ये जो EBITDA कैलकुलेशन ऑल है, राइट, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड, कि ये किसी IFRS या गैप से रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि तो कोई इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है कि इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होनी है। पहला तो इसका क्रिटिसिज्म ये है। दूसरा इसका क्रिटिसिज्म ये है कि EBITDA कैलकुलेशन में, ओके, एक हम काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉस्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, स्पेशली जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, वो कंपनी के लिए भले ही नॉन कैश कॉस्ट रहती है, ओके, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो कि असेट हैवी रहती है, जिसमें असेट में इन्वेस्टमेंट रहता है। बेसिकली डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या रहता है? डेप्रिसिएशन का पर्पस ये रहता है कि आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते जाओ ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ फंड्स रिजर्व हो जाए, ताकि फ्यूचर में जब आप असेट बाय करें तो यू शुड हैव सफिशिएंट रिजर्व। ओके, उसका पर्पस ये रहता है। बट जब आप इसमें, उनका ये कहना है या ओवरऑल इसकी क्रिटिसिज्म ये रहती है कि ये जो डेप्रिसिएशन है बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट रहता है, और उसको जब आप एक्सक्लूड कर देते हो प्रॉफिटेबिलिटी से,
तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी जो फिगर होता है थोड़ा डिस्टॉर्टेड फिगर आता है, इतना ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं करता है। तो एक तो ये है। तीसरा इसका क्रिटिसिज्म ये है कि ये डज नॉट शो करेक्ट कैश फ्लो। वो तो ऑब्वियसली करेक्ट ही है, क्योंकि करेक्ट मतलब सही बात ही है कि सही कैश फ्लो शो नहीं करता है। रीजन बीइंग, हम प्रॉफिटेबिलिटी में से जब हम इबिटा की कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ एक एलिमेंट हम रिमूव करते हैं विच इज नॉन कैश, डेप्रिसिएशन एलिमेंट हम रिमूव कर देते हैं, राइट, विच इज नॉन कैश। बट उससे ये हमें कैश प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बता पाता है या कैश फ्लो पूरा नहीं बता पाएगा, क्योंकि जब हम कैश फ्लो की कैलकुलेशन करते हैं सिर्फ हमें ये एक्सपेंस इनकम आइटम नहीं, हमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट भी देखना पड़ता है, राइट, क्योंकि उसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट हम लोग कंसिडर नहीं करते, इसलिए वो ट्रू कैश फ्लो शो नहीं कर पाता है। ओके, मैं इसको करेक्ट नहीं, इसको ट्रू कैश फ्लो, तो इट डज नॉट शो अ ट्रू कैश फ्लो बिकॉज इसमें वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट इज नॉट कंसिडर्ड। तो ये कुछ हाई लेवल क्रिटिसिज्म है जो इबिटा के बारे में रेगुलरली होती है, बट स्टिल ये टर्म इबिटा टर्म और इबिटा प्रॉफिटेबिलिटी एज अ प्रॉफिटेबिलिटी मेजर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब हम देखते हैं इसके क्या हाई लेवल यूसेज रहते हैं। ओके, तो सबसे पहला इसका यूसेज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो होता है मर्जर एंड एक्विजिशन में। मर्जर एंड एक्विजिशन में जब भी आप दो कंपनीज को एनालाइज करते हो, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करते हो, ऑब्वियसली और हमेशा आप इबिटा का ही यूज करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला एबिटा वो प्रॉफिटेबिलिटी एलिमेंट है या मेजरमेंट है जो दो कंपनीज को कंपेरेबल बनाता है। इसलिए इन ऑल द मर्जर एंड एक्विजिशन, ऑल द प्राइवेट इक्विटी फर्म या वेंचर कैपिटलिस्ट, दे यूज EBITDA एज अ प्रॉफिटेबिलिटी मेजर फॉर कंपैरिजन। ओके, दूसरा है कैश फ्लो एनालिसिस के लिए। तो जब आपको देखना होता है कि कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से या बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी से फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी, ओके, कंपनी अपने बिजनेस ऑपरेशन से फ्यूचर में कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी, तो जब आप फ्यूचर का कैश फ्लो प्रोजेक्शन कर सकते हैं, करना होता है, जब आपको फ्यूचर का कैश फ्लो प्रोजेक्शन करना होता है तो इबिटा आपका स्टार्टिंग कैश पॉइंट रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, क्योंकि आप पैट लेते हैं, पैट में आपके ऑलरेडी नॉन कैश आइटम्स रहते हैं, राइट, तो इसलिए EBITDA इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी आप कैश फ्लो प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं EBITDA वुड बी योर स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज इसमें नॉन कैश एक्सपेंस ऑलरेडी एडजस्टेड रहते हैं। तो कैश फ्लो एनालिसिस के लिए इसका यूज होता है। बिजनेस वैल्यूएशन के लिए, कि बिजनेस के वैल्यूएशन की कैलकुलेशन करने के लिए, ताकि हमारा फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी और डिस्काउंटेड कैश फ्लो जनरेट करके उसकी बिजनेस के वैल्यूएशन आज निकालने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बिजनेस वैल्यूएशन के लिए EBITDA का कैलकुलेशन होगा। हम इन सब चीज़ों में डिटेल में जाएंगे, डोंट वरी। बिजनेस मतलब फ्यूचर कैश फ्लो की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है, राइट, हम फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी से हम करंट वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, ये सब चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। बट बिजनेस वैल्यूएशन, बट टू जस्ट गिव ए समरी, M&A के लिए, मर्जर एक्विजिशन के लिए, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस के लिए, बिजनेस वैल्यूएशन के लिए EBITDA का यूज होता है, और फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस के लिए तो होता ही है। तो इन सब चीज़ों के लिए EBITDA का यूज होता है। या तो आई होप इस वीडियो में आपको ये EBITDA के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी टर्म है वो क्यों डेराइव हुई है, उसका यूज़र उसका यूज़ क्या है, ठीक है, और उसको डेराइव करने के पीछे रैशनल क्या है। अगर आपको ये क्लियर रहेगा तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन भी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो आई होप इस वीडियो में आपको EBITDA के बारे में क्लियर होगा कि क्या है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, इसका रीज़न क्या है, और इसके क्या क्या प्लस पॉइंट है, क्या क्रिटिसिज्म है, और उसका मेजर यूसेज क्या होता है। आगे आने वाले वीडियोस में हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन के बारे में, मर्जर्स के बारे में, कंपनी का बिजनेस वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो स्टे ट्यून्ड। ओके, और एज आई सेड, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट
समझ आते हैं कि आई शुड इम्प्रूव समथिंग इन माई वीडियो, तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। और ऐसा कुछ वीडियो जो आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।